नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर का मामला जो बिहार से शुरू हुआ था, अब उसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है और जिन राज्यों में चुनाव है वहां फिर एक बार उसी हड़बड़ी के साथ इसे कराए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितने भी तमाम बीएलओज लगाए हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक उनकी मौत की खबरें सामने आ रही हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी सवालिया है, संदिग्ध है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, ये तीन उन्होंने नीति जो तय की है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी काफ़ी सवाल है। इस वक्त हमारे साथ महमूद प्राचा साहब मौजूद हैं और जाने माने अधिवक्ता हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर के जरिए ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जो पहले ही कहा गया था, जब एसआईआर आया था उस वक्त ये बात कही गई थी कि दबे पांव एनआरसी लाई जा रही है, इसके जरिए लोगों में जो डर था, क्या अब वो सही साबित होता नजर आ रहा है? और उत्तर प्रदेश में जो बातें कही जा रही हैं उसका कितना असर होगा? सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये दबे पांव नहीं, एकदम चोरी से एनआरसी ही इम्प्लीमेंट की जा रही है। जो कार्य एनआरसी के द्वारा किया जा रहा था वही कार्य अब किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग तरीके से, दूसरी तरह से घुमा के नहीं, संवैधानिक तो वो भी नहीं था और ये भी संवैधानिक नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। कार्य एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी और अपराध है। इस किताब में और इस संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। और जो चीज इसमें और इसमें नहीं लिखी होती, जो संबंधित कानून है और इसमें नहीं लिखी होती, वो अपराध होता है और वो कोई भी सरकारी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो ज्ञानेश कुमार कैसे करवा रहे हैं? ज्ञानेश कुमार अपराधी है ना, ये कार्य करने के वो अपराधी हैं। एसआईआर करवाने के वो सबसे बड़े मुख्य अभियुक्त हैं। उनके खिलाफ तो हमने पुलिस कार्रवाई जारी करी रखी है ना। अभी जो पुराने वाले थे राजीव कुमार जी, उनके खिलाफ तो नोटिस हो चुके हैं ना कोर्ट से एफआईआर कराने के लिए, तो इनके खिलाफ भी होंगे। समय लगता है ना, समय भी इसलिए लगता है कि ऑपोजिशन जो है हमारी बहुत वीक है। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज वीक हैं। जहां ऑपोजिशन पार्टी थोड़ी भी मजबूत है, जैसे वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पंजाब में, वहां पे जहां पे लोग मजबूत हैं और लोगों से ज्यादा लोग तो हमारे देश में हर जगह मजबूत है, लेकिन जहां भी थोड़ी सी भी ऑपोजिशन पार्टीज मजबूत है वहां पूरे बड़े बड़े लुटेरों के गैंग भेजने पड़ते हैं। जैसे लूटने वाले होते हैं ना, जहां कोई ज्यादा चौकीदार सुरक्षित कर रखे हों, तो वहां लुटेरे बड़े बड़े हथियारों के साथ, ज्यादा हथियारों के साथ और बड़ी संख्या में अटैक करते हैं। बंगाल में वही हो रहा है, तमिलनाडु में वही होगा, केरल में वही होगा, पंजाब में वही होगा। बाकी जगह जहां चौकीदार मतलब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा कमजोर हैं, वहां आराम से करा लिया, जैसे बिहार में करा लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है अभी। पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पीडीए प्रहरी जो हैं वो बैठे रहेंगे, हम बिहार जैसा हाल नहीं होगा। कुछ नहीं, ये जबानी जमा खर्च है, कुछ इनको पता नहीं है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहने की बातें हैं, नुकसान हो जाएगा, फिर पछताएंगे। तेजस्वी यादव साहब क्या कम मजबूत लीडर थे? हमारी बात जो है उसको सुने, उसको समझें और उस पर अमल करें। हम रिसर्च करके बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जो टीचर्स को बीएलओ के रूप में यूज किया जा रहा है वो तो गैर कानूनी है ना। ये रही जजमेंट सूर्य प्रताप सिंह की जजमेंट है 2025 की फरवरी की। मना है, चुनाव आयोग के खुद के जो गाइडलाइंस है उसमें मना है कि टीचर्स को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ जाए जब ही करना चाहिए। और उस प्रकार से अगर देखा जाए संवैधानिक और कानूनी रूप से, क्या जो भी व्यक्तियों को बीएलओ का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दो चीजें हैं उसमें। क्या उनको अपना पुराना काम, महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, वो छुड़वा के किया जा रहा है, तो इसलिए भी अपराध है। अपराध इसलिए भी है, ज्ञानेश कुमार जी और नोएडा की जो डीएम है उनके खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डीएम साहिबा का आपने जिक्र किया, वो तो एक एक दिन की सैलरी काट रही है और इतना ओवरलोड कर दिया गया है इन शिक्षकों को कि वो बाद में सुसाइड कर ले रहे हैं और उन पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। जितने लोगों ने सुसाइड किया उतनी एफआईआर ज्ञानेश कुमार जी पे दर्ज होनी चाहिए। अब लोगों को ये लगता है कि मैं ऐसी बात कहता हूं क्योंकि मैं ज्यादा कड़वा सच बोलता हूं ना, लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये है तो आत्महत्या कराई कौन करा रहा है? एसआईआर कराने के दोषी कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, दूसरे भ्रष्ट अधिकारी जो उनके साथ हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस, बीजेपी के सारे नेता, यही तो मजबूर कर रहे हैं लोगों को आत्महत्या करने पे। हमने ऐसा ही एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से कराया, अभी हमने बहस की थी उसमें। अमित कुमार नाम का केस है जहां पे जो शैक्षिक संस्थान है वहां पे छात्र आत्महत्या कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक कमेटी भी गठित की है कि जो छात्र
आत्महत्या कर रहे हैं, वो संस्थान जो है वो एफआईआर कराएगा। अगर वो नहीं कराएगा तो उसी के खिलाफ एफआईआर होगी। अमित कुमार नाम का केस है, वो जाके आप लोग देख भी सकते हैं। अभी वो 2025 में ही वो आदेश भी आया है। तो इसी प्रकार से जो बीएलओज और दूसरे लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसकी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत 100% ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ इतनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। अब करवाएं, जहां जहां लोग कर रहे हैं, जिन्होंने बीएलओज ने आत्महत्या किया उनके परिवार वाले और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अगर ईमानदार हैं तो कराएं ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ ये एफआईआर। आप शुरू से अपनी पुख्ता आवाज में ये बात कह रहे हैं शुरू से कि एसआईआर जो है असंवैधानिक है और इसको नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन बिहार में हुआ, हमने देखा। अब बाकी राज्यों में जहां चुनाव है वहां भी उतनी ही हड़बड़ी में इसको कराया जा रहा है। लगातार विपक्ष का कहना है कि समय लेना चाहिए और जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है सामने, लेकिन कैसे रोकेंगे? बिहार में तो नहीं रोक पाए, अब आगे इस पर क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के नेता जब तक अपने चारों तरफ से स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के उनको नहीं दूर करेंगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कराने को तो ईवीएम से चुनाव रुकवा दें तो तब भी जीत जाएंगे, क्योंकि जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है। कोई बहाना, कोई जो ये बहाने बनाते हैं 10,000 में दे दिए और वोट इसमें दे दिए, किसी ने वोट नहीं दिए 10,000 में, कुछ लोगों ने दिए होंगे, मुट्ठी भर लोगों ने, लेकिन उसका सबूत सबसे बड़ा ये है ना, आज आरजेडी को अगर 10,000 में ही सारी महिलाएं वोट दे रही होती तो आरजेडी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बन जाती। किसने दे दिया आरजेडी को वोट? किसने दे दिया कांग्रेस को वोट? 10,000 रुपए लेके भी दे दिए इतने सारे वोट। ये सब झूठ, फ्रॉड और हमारे अपने जैसे लगने वाले लोग भी ये फ्रॉड में उनकी मदद करते हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि 130 सीटों की तो हमें उम्मीद थी एनडीए की आ जाएंगी। ये सब लोग आरएसएस के लोग हैं, कुछ छद्म रूप से और कुछ डायरेक्ट। अगर भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें भी आई हैं बिहार में तो वो फ्रॉड से आई हैं, वो वोट चोरी से आई हैं। ये सीधी सीधी बात है। तो अब प्रधानमंत्री भी जो तो बैठे हुए हैं ना पद पर, वो है गैर कानूनी, क्योंकि वो ईवीएम के पीएम है, जनता के वोटों के पीएम नहीं है। समय आने दीजिए। ये विपक्ष की पार्टीज ने भी जो एक ऑप्शन था वो फेल कर दिया ना, जनता खुद आएगी। विपक्ष का भी ऑल्टरनेटिव जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऑल्टरनेटिव टू द ऑल्टरनेटिव, वो भी जनता ढूंढेगी। मजबूरी में क्या करें हम, जब हमें विपक्ष के नेता भी हमारा संविधान नहीं बचा पाएंगे, जिसका आज दिवस है। संविधान बचाने का मतलब क्या है? इस समय विपक्ष का संविधान बचा पा रहा है? नहीं बचा पाओगे, जनता अपने आप बचाएगी अपना संविधान। लेकिन ऐसे में फिर आप जैसे लोग जो लगातार एक मुहिम छेड़े हुए हैं संविधान को बचाने की लंबे अरसे से, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप क्या करेंगे? आप जैसे ये लोग जो लगातार सड़कों पर रहते हैं, शुरू से एसआईआर का मामला आपने पहले दिन से उठाया था, आप क्या कुछ करने वाले? नहीं, हम लोग तो देखिए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे खिलाफ साजिश करने वाले भी बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग तो हैं ही, दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। हमने जो ईवीएम का भी मुद्दा उठाया था, इतने मजबूत टीम बनी थी एक समय पे, क्या आरएसएस और बीजेपी ने ही हमारे सारे लोग तोड़ लिए? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने, बड़े बड़ों ने उन हमारे कोर टीम को जिस भी प्रकार से अपनी पार्टियों में शामिल कर दिया और ईवीएम का मुद्दा दबवा दिया। तो और नुकसान किसका होगा? अब वो जनता देख ही रही है। लेकिन जनता की आवाज है ईवीएम के खिलाफ, ये एसआईआर के खिलाफ जनता की आवाज है, सीएनआरसी के खिलाफ जनता की आवाज थी। एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, वाई नहीं आएगा, जेड आएगा, आएगा तो सही, मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा, क्योंकि ये जनता की आवाज है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम तो जनता के एक सेवक के रूप में, अब क्योंकि जनता मुझे भी इतना मान रही है, पहचान रही है, मुझे सड़क पे चलते चलते लोग मिलके मुझे मुबारकबाद देते हैं, ये करते हैं कि आप बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हो, तो मैं भी जनता का नौकर हूँ। राहुल जी तो मुझसे बड़े नौकर हैं, अखिलेश जी और ये तेजस्वी यादव साहब को तो ऑफिशियल नौकरी दे रखी है जनता ने। अब मोदी जी और अमित शाह जी को तो डिक्लेयर कर दिया जनता ने ये वोट चोरी हैं। उनको बुरा कहने से लाभ नहीं होगा, अब तो इन लोगों को काम करना पड़ेगा, इनको करना ही पड़ेगा, वरना जनता इनको भी नकारा डिक्लेयर करने की कगार पे खड़ी है। बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर मशीन में गड़बड़ी आप मानते हैं तो तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी तो बिल्कुल आरएसएस के बिल्कुल डिक्लेयर्ड एक तरीके से व्यक्ति हैं, उनके बारे में ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को इलेक्शन उतना ही आता है जितना जय शाह साहब को क्रिकेट आती है। उनको भी आरएसएस ने प्रमोट करके बना दिया ना, अब तो वही है, सर्वे सर्वा है भाई, नहीं है। वैसे इनको लाए थे 2014 में पकड़ के इस चीज के लिए ग्रूम करने के, आता जाता ही नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं आता जाता ज्ञान, इनको जीरो आता है कुछ भी। अब किसी के हाथ, जय शाह साहब भी तो है ना, क्रिकेट के महारथी हैं वो,
क्या कह लोगे, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन ज्ञानेश कुमार को तो सब आता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप बिहार में देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले इनकी बात तो समाप्त कर ले। चुनाव का बाइकआउट कराना ये आरएसएस की साजिश है दूसरी, जो पहले अपने लोग भेजती है। जो चुनाव के बाइकआउट की बात कर रहा है उसको मैं सीधा सा लॉजिक देता हूँ। और प्रशांत किशोर जी को अगर वैसे भी सच में वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता नहीं है तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए ना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरएसएस की तो एक पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है? इनकी खुद की पार्टी आरएसएस की तो है। अगर ये भी आरएसएस से बगावत कर देंगी दोनों पार्टी, तो वो किसी और को पैसे देके दूसरी पार्टी बनवा लेंगे। चुनाव तो होगा ना, विपक्ष की पार्टीज नहीं करेंगी, आरएसएस ही अपनी अलग अलग टीमें बनवा के दूसरे चुनाव कर दूसरों को बोल देगा ये देखो विपक्ष उसको कुछ सीटें भी दे देगा, इनसे 35 से ज्यादा दे देगा किसी को सीटें। ईवीएम से तो देनी है सीटें, 50 दे देगा विपक्ष को अपनी पार्टी खड़ी करके और कहेगा ये तो आरजेडी से भी बड़ी पार्टी है। ये आरएसएस की सिखाई हुई चाल है कि इलेक्शन बाइकआउट करना चाहिए। इलेक्शन बाइकआउट नहीं करना चाहिए, ईवीएम को रोकना चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी तो खुद ही अभी बता रहे थे, पहले मैं इनका ही समाप्त कर लूं किस्सा, कि जो ये अपना एक आडंबर रच रहे हैं वो किस्सा इनका समाप्त होना बहुत आवश्यक है। इन्होंने खुद ही तो बताया, वो जो कुशवाहा साहब हैं उनकी पार्टी तो अभी 2 दिन पहले बनी थी, उनका सिंबल ही 2 दिन पहले आया था। बोल रहे थे ना सिंबल अभी आया, हम 3 साल से घूम घूम के अपना सिंबल दिखा रहे हैं। तो ये 10,000 रुपए लेके सिंबल उसका याद कैसे हो गया लोगों को, बोल रहे थे ना प्रशांत किशोर जी। तो ये सिंबल याद नहीं हुआ, मशीनों से हेरफेर होता है, ये उनको भी पता है। इतना तो आरएसएस ने बताया ही होगा भाई, आरएसएस ईवीएम की बात मतलब उनसे बढ़िया चुनाव यहाँ पे ज्ञानेश कुमार ने लड़ लिया। ज्ञानेश कुमार जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। चुनाव तो मशीनों से गिनती में हेराफेरी करके जीता जाता है, इसमें किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए छाती ठोक के कानून बदले जाते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, हमारी जो हम काम कर रहे हैं वो दिखाने का काम कर रहे हैं कि मेरी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए लोगों। मैं तो खुद कह रहा हूँ, आंखों से देखो। और इसीलिए ये भी कहा जाता है, कानून बदला जाता है जब हम केस जीतते हैं, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कोर्ट में आके कि हमने सबूत नष्ट कर दिए, ईवीएम की जो वीडियोग्राफी है वो नष्ट कर दी। अब तक मशीनों पर सारे इल्जाम लगाए जाते रहे, लेकिन अब तो ये बात खुलकर सामने आ रही है कि बीएलओस पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि आप ओबीसी के वोट काटिए, उनके वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी ने बताया था कि वहाँ वोटर्स ज्यादा आ गए थे, जितनी पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा। तो ये तमाम और भी तरीके हैं ना जिनको साजिश के तहत मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ईवीएम सबसे बड़ा तरीका है। मैंने तो कहा ही ना, ये सब तरीके हैं। एसआईआर तो सीए एनआरसी का दूसरा रूप है। आप समझो, इससे सिर्फ वो इलेक्शन नहीं हाईजैक करना चाहता, इलेक्शन तो वो हाईजैक ईवीएम से कर ही सकते हैं। ठीक है, ये काम क्या हो रहा है, मनुस्मृति लागू करने का काम हो रहा है। क्या जो हम सीए एनआरसी के टाइम पे बोलते थे मुसलमानों का इतना नुकसान नहीं होगा, क्यों? उसका एग्जाम्पल आसाम है, वहां एनआरसी हुई थी ना, एनआरसी लागू हुई थी, एनआरसी बनी थी, और उसमें एनआरसी ये नेशनल सर्टिफिकेट या रजिस्टर बना था ऑफ सिटीजनशिप। उसमें कहा क्या जा रहा था, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। जब 19 लाख लोगों को लिस्ट से निकाल दिया गया, सिटीजनशिप की लिस्ट से ही निकाल दिया गया, उसमें से 70% मुसलमान थे क्या? नहीं थे ना, 30% तो मुसलमान थे। वो भी मजबूरी में रखने पड़े, क्योंकि मुसलमान जो 30% है ना, उनके पास कागजात हैं, वो अदालतों से अब एक एक करके सब नागरिकता अपनी प्राप्त कर रहे हैं। नुकसान 70% लोगों का हुआ, वो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे सबसे ज्यादा, ओबीसी के लोग थे सबसे ज्यादा। उनके पास तो कागज है ही नहीं। मुसलमानों के पास तो देखिए कोई दादा का, परदादा का, जमीन का, इसका उसका कागज मिल जाएगा। शेड्यूल ट्राइब के पास नहीं मिलेगा। महिलाओं के पास कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिलेंगे 2006 से पहले के। लेकिन ये जो लोग जो एनआरसी और सीए एनआरसी के लिए, सीए एनआरसी वाली एसआईआर की हो रही है कि सबकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, सबसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। वो है ये, पढ़ाई लिखाई का अधिकार छीन लिया जाए, नौकरी करने का अधिकार छीन लिया जाए। ये वो है, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को देश के लोगों के प्रॉपर्टीज छीन के दे दी जाए, नागरिकों की किडनी भी निकाल के देने का प्रोग्राम हो रहा है कि हम तुम्हें एक शर्त पे डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने देंगे, तुम अपनी एक किडनी बेच दो। ये काम भी हो, आप हंस रही हैं इस बात पे, और ये होगा, ये अभी होगा, आप देख लीजिएगा। कोई मान सकता था कि अडानी को पूरा देश लूट के इस तरह दे दिया जाएगा? 2.5 लाख करोड़ का जो लोन भारत के सर पे आ गया, कोई मान सकता था ये 11 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन ले लेंगे? कोई मान सकता था कि चाइना हमारी जमीन ऐसे छीनती जाएगी और मोदी जी सरेंडर पे सरेंडर करते जाएंगे? कि ये मानने वाली बातें हैं? किस प्रकार से
सच ना बोलने की अपनी कसम जो आरएसएस में शायद दिलाई जाती होगी, वो पूरी की जा रही है। ये हैरानी की बात है। ईवीएम के माध्यम से आप बताओ मुझे 90% सीटें कहाँ, किसका सिंबल है? 90% जहाँ जीती जाती है ना सत्ता पक्ष द्वारा सीटें, वो सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये बनाना रिपब्लिक जिसे कहते हैं ना, वो बन चुका है। जैसे बहुत सारे सीरिया में 90% सीटें आती है ना रूलिंग पार्टी की, इजिप्ट में आती थी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर सबूत होता है कि यहाँ डेमोक्रेसी में चुनाव हाईजैक हो रहा है। बिहार में वो हो चुका है, फिर भी हमारे जो नेतागण हैं ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के अभी कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं। ये है सच्चाई। इसीलिए किडनी, आप मेरी बात को लेते रहिए मजाक में, आपको नजर आएगा अभी देश हित में, जो देश हित में है वो अपनी किडनी पेश करेगा या $1 मिलियन देगा। अब बताओ आप, दोनों $1 मिलियन तो अडानी वडानी तो सब दे देंगे, यूसुफ लुलू भी दे देंगे, अंबानी भी दे देंगे, और इन जैसे लोग भी दे देंगे, बाकी किडनी देंगे अपनी। और ये होगा, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये होगा, याद रखिएगा मेरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस बहुत ही अहम मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।